अपनी बीमार पत्नी प्रमिला जी को रसोई में काम करता देख राम सेवक बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले उनका बेटा किशोर उनसे जो बोल कर गया वो बात कील की तरह उन्हें चुभ रही थी। चाहकर भी उन बातों को वो भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है, जब तक वे नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए दे देते थे। राम सेवक बाबू की रिटायरमेंट में कुछ वक्त ही बचा था कि एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। काफी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे किशोर से कहा कि मेरी महीने की दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त हमारी दवाई लेते आना, तो किशोर ने दो टूक जवाब सुना दिया। बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे वो सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपकी पेंशन के रुपए आ जाएंगे तो मैं आप दोनों की दवाई ला दूंगा। 2 दिन अगर आप लोग दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। तभी किशोर की माँ प्रमिला जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। इतने में किशोर की पत्नी पुष्पा वहां आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूं, अब लेट से पहुंचेंगे तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो भी। माँ, आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर किशोर बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। राम सेवक बाबू प्रमिला जी से बोले, देख रही हो प्रमिला, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। प्रमिला जी बोली, क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है जब किशोर बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। राम सेवक बाबू उदास होकर बैठ गए। प्रमिला जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर ले आई। अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर सब्जी कैसी बनी है, और आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपकी दवाइयां ले आऊंगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। राम सेवक बाबू बोले, नहीं प्रमिला, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल मैं ही दवाई ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह राम सेवक जी दवाई लेने के लिए निकल गए और प्रमिला जी अपनी बेटी अनामिका को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। उनके तो बेटे की शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं और वो ऐसा पराया हुआ कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। प्रमिला जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सिर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब प्रमिला जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो किशोर ने अपने मन की बात बताई कि वो पुष्पा नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने कोई ऐतराज नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू शुरू में पुष्पा ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपत्ति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए, पर उन उपहारों में पुष्पा के ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। प्रमिला जी ने पुष्पा की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दी और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब प्रमिला जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहां तक कि जब भी उसकी ननद अनामिका मायके आती उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको पुष्पा के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, राम सेवक बाबू रिटायर हुए। अब वो अपना पूरा समय प्रमिला जी के साथ बिताते।
परंतु इंसान जो चाहे हर बार वो होता नहीं है। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनकी रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया। पर यहां बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते प्रमिला जी घर के काम निपटाने लगी। उधर राम सेवक बाबू जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें हलवाई की दुकान दिखी, जहां गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, प्रमिला को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब को खंगाला। अरे, अभी तो मेरे पास कुल 24 रुपए बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम को हाथ मुंह धोकर दोनों दंपत्ति जलेबी के मजे ले रहे थे। तभी उधर से बेटा बहू आए। बेटा किशोर खूब जोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की भी। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर गया है? राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, वो तो मैं दवाई लेने ही गया था। वहीं हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। पुष्पा बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहां से आ गए? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बहू, वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूं। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? किशोर बोला, बाबूजी, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं? और ये फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप हैं कि जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ रहा है। फिर तो किशोर ने इतनी जली कटी बातें दोनों को सुनाई कि जलेबियों का मीठापन भी उनकी कड़वाहट को कम ना कर सका। पुष्पा बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाया कीजिएगा तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। प्रमिला जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम्हारे ससुर को रिटायर हुए साल भर हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। पुष्पा बोली, बेकार नहीं है तो क्या है? अब अगर कोई बस बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार और बोझ ही हुआ। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयां और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? राम सेवक बाबू उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। प्रमिला जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उदास प्रमिला जी वहां से जाने लगी तो दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारी बात सुन ली हो। बेटी को देखते ही प्रमिला जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने मां को सांत्वना दी और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी प्रमिला जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु पुष्पा अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। इधर दोनों दंपत्ति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। प्रमिला जी रो रो कर राम सेवक बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। प्रमिला जी का दामाद बोला, माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? आप भूल रही हैं कि ये घर आपका है। अगर किसी को जाना होगा तो वो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर पर रहिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। प्रमिला जी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर जाते। राम सेवक बाबू के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते थे और शाम को लेट से आते थे। जब कभी प्रमिला जी पूछती तो इतना ही कहते थे, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज राम सेवक बाबू ने प्रमिला जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा बहू लौट कर आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। किशोर बोला, बाबूजी, ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है?
और ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहां बुलाया है? राम सेवक बाबू बोले, बेटा, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज जानने की, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ, देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियां लेकर आया हूं, तुम भी चख कर देखो, स्वाद आ जाएगा। पुष्पा आगे आकर बोली, अपनी 2 कौड़ी की जलेबी अपने पास रखिए, ये घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बूढ़ों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं है? तभी राम सेवक बाबू के एक मित्र ने कहा, अरे भाई राम सेवक, अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और पुष्पा का गुस्सा आसमान पर पहुंचने लगा। राम सेवक बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूं और ना ही किसी पर बोझ हूं। कान खोलकर ये बातें सुन ले यहां बैठा हर कोई। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए राम सेवक जी ने जोरदार आवाज में कहा। इतने पर बात खत्म नहीं हुई। राम सेवक बाबू बोले, और खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूं। राम सेवक बाबू अपने एक मित्र कैलाश बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूं। सबने राम सेवक बाबू और प्रमिला जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर पुष्पा बुदबुदा रही थी तो प्रमिला जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा भी कर दिया तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाई है या रसोई में पांव रखती हो? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ के रखा है। आते हो, खाते हो और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। किशोर बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? राम सेवक बाबू बोले, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो, ये सब तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से ही है। अरे, रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल नहीं हुआ कि हमारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बातें सुनकर किशोर की नजरें जमीन में धसी जा रही थी, पर पुष्पा के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। राम सेवक बाबू अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आजादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में मैंने जितने अपमान के घूंट पिए हैं, अब वो मुझे हजम नहीं हो रहे हैं। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर किशोर हैरान था। वहीं पुष्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि बेंगलुरु जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा ही नहीं। किशोर ने इशारे से पुष्पा को पिता से माफी मांगने के लिए कहा। दोनों ने झट से राम सेवक बाबू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रमिला जी बोली, बेटा किशोर, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर तुम्हारे बाबूजी सही तो कह रहे हैं। अब हम अपने घर में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। राम सेवक बाबू बोले, बेटा, अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर राम सेवक बाबू पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज पुष्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया। आज उसे समझ में आया कि एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना कितना घातक होता है। आखिरकार 15 दिन बाद किशोर और पुष्पा को उस घर को छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों,
बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं जो माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर क्या वो बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं? उन्हें तो अपने माता पिता का उपकार मानना चाहिए जिन्होंने उन्हें काबिल बनाया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।